हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री के अगले वीडियो में एंट्री करना चाहते हैं। हमने आखिरी बार जब एंथैल्पीज पढ़ना शुरू किया था तो हमने 4, 5, 6 तरह की अलग अलग एंथैल्पी पढ़ी, अभी और पढ़ना बाकी है। तो ध्यान रहे, ऊष्मागतिकी रसायन में, थर्मोकेमिस्ट्री में जब हम एंट्री करते हैं तो हमारा एक अगला बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आता है, बॉम्ब कैलोरीमीटर। ध्यान रखना, ये बॉम्ब कैलोरीमीटर का डायग्राम है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब बॉम्ब कैलोरीमीटर चीज क्या है, इसका हमसे क्या काम पड़ने वाला है, ऐसी क्या चीज है जो हम समझना चाहते हैं। यहां पर ध्यान से देखें, इस डायग्राम में, ये पूरा डायग्राम बॉम्ब कैलोरीमीटर का है। इसमें एक थर्मामीटर लगा होता है जो आपके तापमान T2 से T1 बदलाव को देखकर इससे डेल्टा T निकाल कर देता है, तापमान में परिवर्तन। बीच में यहां पर ये जो बॉक्स जैसा दिख रहा है, ये बॉक्स ही अपने आप में, डब्बा अपने आप में, बॉक्स ही अपने आप में बॉम्ब कहलाता है। ये कोई फूटने वाला बम नहीं है बेटा, बॉम्ब इसको कहा गया। जब इसमें कोई पदार्थ रखकर उसे जलाया जाता है इलेक्ट्रिक आर्क की मदद से, इलेक्ट्रिक करंट बैटरी से भेज रहे हम, तो बैटरी से जाने वाला करंट अंदर रखे मटेरियल को, अंदर रखे पदार्थ को जलाता है। जब वो जलेगा तो सीधी सी बात है, उसके दहन होने पर ऊष्मा उत्पन्न होगी, जिसकी वजह से ये बॉक्स जो है, बॉम्ब है अपना, ये गर्म होने लगेगा। तो इसकी पदार्थ में होने वाले परिवर्तन से तापमान बदल रहा है। इस तापमान के बदलने से बाहर रखा हुआ ये जो थर्मामीटर जिसमें लगा है वो पानी के अंदर है, तो पानी गर्म होने लगेगा, बिल्कुल वैसे जैसे गीजर में होता है। गीजर की रॉड गर्म हुई, गीजर की रॉड गर्म होने से बाहर का पानी गर्म होने लगा। वहां पर हम कोई चीज को जला नहीं रहे, दहन नहीं कर रहे, लेकिन यहां पर हम कर रहे हैं। तो इस जगह पर जो पदार्थ रखा है उसका द्रव्यमान m ग्राम हमने लिया हुआ है। तो अगर कोई पदार्थ है जिसको हम जला रहे हैं तो सीधी सी बात है, हर पदार्थ की अपनी अपनी एक विशिष्ट ऊष्मा होती है C। तापमान में परिवर्तन हम इसलिए रिकॉर्ड कर पा रहे हैं क्योंकि हमने T1 T2 थर्मामीटर से देख लिया। तो इस तरह से हम ये तो पता कर पाएंगे कि उस पदार्थ के द्वारा कितनी ऊष्मा पैदा हुई, mc डेल्टा T। लेकिन बाहर रखे हुए पानी का तापमान भी तो बदल रहा है, तो कैलोरीमीटर का भी, ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा कैलोरीमीटर दिखाई दे रहा है, इसकी खुद की भी तो अपनी एक विशिष्ट ऊष्मा होगी और उसका तापमान परिवर्तन। तो दो तरह की विशिष्ट ऊष्माएं काम कर रही हैं, एक जो पदार्थ के लिए है mc डेल्टा T, और एक पूरे कैलोरीमीटर की। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कुल ऊष्मा जो पैदा हुई Q, वो Q ऊष्मा कुल किस चीज के बराबर है, तो एक तो पदार्थ के द्वारा पैदा हुई mc डेल्टा T प्लस जो कैलोरीमीटर ने ग्रहण करी C डेल्टा T। ये सवाल बड़े कम होते हैं, लेकिन हम अपनी जानकारी में इसको रखना चाहते हैं कि बॉम्ब कैलोरीमीटर में पदार्थ को दहन किया गया, जलाया गया, उससे पैदा हुई ऊष्मा, इस ऊष्मा ने बाहर के पानी को भी गर्म किया। तो दो तरह की ऊष्माओं का काम हुआ, एक पदार्थ की ऊष्मा और एक पूरे पात्र की, दैट मीन्स कैलोरीमीटर की। तो ये है पदार्थ की mc डेल्टा T ऊष्मा और ये कैलोरीमीटर की, दोनों को जोड़कर कुल ऊष्मा का मान निकलता है। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर दो चीजों को जोड़कर होता है। अगर मान लो हमें सिर्फ पदार्थ के बारे में बात करना है, हमें कैलोरीमीटर की बात ही नहीं करनी, तो सिर्फ पहले वाले से काम चल जाएगा, mc डेल्टा T से। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर सिर्फ एक जानकारी के लिए आपको बताना जरूरी समझा। अब जरा इससे एक कदम आगे बढ़े कि अगर हमारे पास उदाहरण होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, कैलकुलेशन होती है, तो वो कैसे। देखो, एक उदाहरण अपने सामने है। ये उदाहरण हमें दो चीजों को जोड़ना सिखा रहा है। क्या क्या? सबसे पहले देखें, ये जो क्रिया दिखाई दे रही है, ये बेंजीन का दहन करवा रही है। बेंजीन बेटा लिक्विड है, तो लिक्विड को तो हमने गिनना नहीं है। यहां पर CO2 लिखा है, एक्चुअली गलती से वाटर यहां लिखना था, 3H2O, वो नीचे वाली लाइन में चला गया ये वाला। तो ये H2O जो कि लिक्विड है, ठीक। तो इस रिएक्शन के मुताबिक इसका डेल्टा एनर्जी 6 - 15/2। 6 कौन से मोल? ये CO2 वाले, और 15/2 कौन से मोल? O2 वाले। सिर्फ गैस को गिनना है, तो कुल मिलाकर आंसर आता है -3/2। ये क्या बता रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है? डेल्टा H के बारे में। तो अभिक्रिया का डेल्टा H -3271 किलो जूल प्रति मोल है। प्रति मोल मतलब पर मोल, एक मोल के लिए। अब आगे समझें, हमें क्या चाहिए? हम ढूंढ रहे हैं डेल्टा U और तापमान रखा है 27 डिग्री सेल्सियस।
तो अगर तापमान रखा है 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन, लेकिन ये किसी ने नहीं भूलना चाहिए कि R का जो मान होता है बेटा वो 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है। लेकिन हमें तो यहां एक डाटा दिया है वो किलो जूल में है और ये भाई जूल में है, ऐसे कैसे चलेगा? तो दोनों आंकड़े एक जैसे होने चाहिए। तो आप ध्यान रखना, इसे लिखना 8.314 डिवाइड में 1000, ये भी किलो जूल बन जाए। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा मुश्किल पड़ेगा तो मैंने एक तरीका बताया था इसकी ट्रिक, और वो बताई थी 25/3। लेकिन अब क्योंकि 1000 का हमने भाग दे दिया है तो इसे लिखना 25/3000। ये आंकड़ा आपने इस्तेमाल करना है, ये डाटा यूज करना है। किस चीज के लिए? हमारे पास एक फॉर्मूला होता था एंथैल्पी बराबर इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा एनर्जी RT। ठीक, अब क्योंकि इस अभिक्रिया का डेल्टा एच हमें पहले से बताया गया है और वो कितना है, ये रहा 3271, तो हमने लिखा माइनस का 3271 डेल्टा एच। हम ढूंढ रहे हैं इंटरनल एनर्जी, माइनस साइन, जबकि यहां तो प्लस लिखा है, माइनस साइन लिख रहा हूं किसकी वजह से, इस डेल्टा एन की वजह से। तो 3/2, आर का मान 25/3000, ठीक, और गुणित में तापमान 300। तो इसे जब सॉल्व करने लगोगे तो देखो 300 तो मैं सीधे सीधे काट दूंगा, यहां बचेगा 10 और ये 300 खत्म, आसान हो जाएगा अपने लिए। 25 और यहां से जैसे 5 से काटा तो 5 दूनी 10 और ये 25 कट गया। अब क्या रह गया, ये हो गया 3/15/4 माइनस 15/4 इस तरफ ले आया तो माइनस का 3271 प्लस 15/4, ये मेरी आई आंतरिक ऊर्जा डेल्टा यू। लेकिन आप सब लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो आंतरिक ऊर्जा निकाली है बेटा, ये आंतरिक ऊर्जा 1 मोल के लिए है। कितने के लिए है? 1 मोल के लिए। हमने कहा था यहां पर प्रति मोल, तो जब 1 मोल की ऊर्जा है तो हमारा आंसर इससे जो निकालोगे, ये आंकड़ा जो आप निकालोगे वो आंसर नहीं मैच करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि क्वेश्चन में 1.5 मोल मांगा है, मतलब इसको घटाने के बाद जो बचा हुआ उत्तर होगा हमें उसमें -3271 प्लस 15/4 का पूरा आंसर गुणा करना पड़ेगा 1.5 मोल के साथ, तब जाकर अपना पूरा उत्तर निकलेगा बी नाम से। ठीक है, तो ये बात अच्छी तरह समझना कि हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो कितना ध्यान रखते हैं। सबसे पहले एंथैल्पी क्या दे रखी है, डेल्टा एन क्या है, आर का मान किस में लेना है, जूल में या किलो जूल में, सारा ध्यान रखना है। आखिरी में जाके ये जरूर पढ़ लेना है कि हमें जो पूछा हुआ सवाल है क्या वो 1 मोल के लिए है या 1 से ज्यादा के लिए है। ठीक, चलो इसी तरह से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल हमारे सामने है। ये सवाल क्या पूछता है, हमसे पूछा गया है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अभिक्रिया की एंथैल्पी संभवन एंथैल्पी के बराबर हो। तो सवाल ये आता है कि किसी अभिक्रिया का, रिएक्शन का डेल्टा एच संभवन डेल्टा HF के बराबर कब हो। तो सबसे पहली जरूरत है कि संभवन की एंथैल्पी कहते किसे हैं। सबसे पहली बात, 1 मोल यौगिक कंपाउंड बनाने की बात करना। तो सबसे पहले ढूंढना है कि हमें कंपाउंड जो चाहिए, जो यौगिक चाहिए, वो कितना चाहिए, 1 मोल। 1 मोल यौगिक का निर्माण करने के लिए तो सबसे पहले ढूंढे, ध्यान से देखो, ये 1 मोल यौगिक, ये 1 मोल यौगिक, ये भी 1, लेकिन बेटा ये तो 2 लिखा है, तो अपना आंसर सी कभी नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है। दूसरा, जिस चीज से बना रहे हो वो सारे क्या होने चाहिए, तत्व होने चाहिए। तत्वों से यौगिक का निर्माण करना चाहिए। तो परिभाषा को देखें तो ध्यान से देखो भाई, CO तत्व नहीं है, ये तो खुद एक यौगिक है, इसका मतलब ए अपना आंसर कभी नहीं हो पाएगा। यहां पे और कोई ऐसा है क्या, नहीं, ये भी तत्व लिखा है, सारे तत्व लिखे हैं, तो ये तो ठीक है। मतलब अब बचा अपने आंसर बी और सी में से कुछ। अगले कदम पे चलते हैं। तत्व हो लेकिन उनकी नेचुरल स्टेट में हो, नेचुरल स्टेट मतलब प्राकृतिक अवस्था में हो। तो यहां देखें कि क्या मैग्नीशियम सॉलिड पाया जाता है प्रकृति में, बिल्कुल पाया जाता है, लेकिन ब्रोमीन बेटा गैस
नहीं होती, ब्रोमीन होती है लिक्विड, द्रव। तो इसका मतलब ये गलत चीज लिखी है इसने, ब्रोमीन द्रव अवस्था में लिखा ही नहीं है, प्राकृतिक अवस्था नहीं है। इसका मतलब बी भी अपना आंसर नहीं हो सकेगा। तो हमें जाना पड़ेगा फिर कहां, इस तरफ। फास्फोरस तत्व है, व्हाइट है, ठोस है, ऑक्सीजन गैस है, बनने वाला P4O10। तो ये हुआ अपना सही जवाब। कि जब भी हम संभवन ऊष्मा ढूंढें अपनी 3 बातों का ध्यान रखें। कौन कौन सी? सबसे पहले 1 मोल यौगिक का निर्माण होना चाहिए, 1 मोल यौगिक का। दूसरा, निर्माण प्रक्रिया तत्वों से शुरू होनी चाहिए, एलिमेंट से। तीसरा, जो भी तत्व लिखा हो वो उसकी नेचुरल स्टेट में हो, प्राकृतिक अवस्था में हो, जैसा नेचर में हमें मिला वैसा होना चाहिए। बदलाव हमें इसमें ऊर्जा दे देगा, और हमें ऊर्जा नहीं चाहिए थे, तो इसलिए हमने कहा कि आंसर सी हुआ। अगर मान लो हम इस चीज को और किसी आगे कदम पे ले जाएं, तो अपने आप को बार बार याद दिलाओ कि बेटा डेल्टा HF स्टैंडर्ड हमेशा 0 होता है तब जहां पर हमें शुद्ध तत्व मिलता हो, प्योर एलिमेंट, प्राकृतिक अवस्था। ठीक, इसके अलावा कहीं नहीं होता। तो हमें इस वाली साइड पर ऊर्जा 0 चाहिए थी, तो ही इनकी ऊर्जा रिएक्शन की ऊर्जा के बराबर होनी थी। ठीक है, चलो इससे थोड़ा आगे बढ़े कि क्या हम कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं। हाँ हैं, कैसे हैं जरा देखते हैं। हमें निकालना है डेल्टा HF किसका, PCl5 का। तो अगर हम PCl5 बनाना चाहते हैं तो यहां पर PCl5 बेटा ठोस के रूप में बनाना है। लेकिन मुद्दा यह है कि इसे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सबसे पहले P4, लेकिन ध्यान रहे P4 ठोस होता है ना। दूसरा, हमें जरूरत है यहां पर Cl2 की, जो गैस होती है, लेकिन यहां तो Cl5 लिखा रही है, तो 2 है। तो आपको बैलेंसिंग में ध्यान रखना है कि यहां पर 5 लिखना, लेकिन 5 लिखते ही 5 2 10 हो जाएगा, तो डिवाइड में 2 डालो ताकि ये वापस से 5 पर आ जाए। यहां पर फास्फोरस 1 लिखा है, तो इसके आगे 1/4 लिखो। तो अब हमें ऐसी अभिक्रिया की तलाश है जिसकी एंथैल्पी हमें निकालना है, फॉर्मेशन एंथैल्पी। चलो देखते हैं, हमें सबसे पहले PCl5 कहां मिला, ये रहा PCl5। इसका मतलब ये पूरी अभिक्रिया बिल्कुल ऐसे के ऐसे PCl3, देखो जैसा लिखा है वैसे ही नोट करूंगा, लिक्विड प्लस Cl2 जो कि गैस दिख रहा है, से बनाया PCl5 जो कि सॉलिड है ना, ठोस। आगे उसका एंथैल्पी भी वैसे ही लिखना होगा, डेल्टा H बराबर माइनस का 137 किलो जूल, जो दिख रहा है अपने सामने। दूसरी, चलो PCl5 तो हमें मिल गया, अब तलाश किसकी है, P4 की और Cl2 की। तो ढूंढे P4 कहां है, इस अभिक्रिया में P4 है, दिख रहा है। लेकिन समस्या को समझते चलना कि क्या P4 मिल जाने से बात बन जाएगी, नहीं। क्यों, क्योंकि P4 के आगे क्या लिखा है, 1/4। तो इस पूरी अभिक्रिया में, ये वाली अभिक्रिया पूरे में 4 का भाग देना पड़ेगा, मतलब 1/4 P4 लिखना पड़ेगा। यहां पर भी 6/4 Cl2 लिखना होगा, और उससे क्या बनने वाला है, 4 PCl3 में 4 का भाग देने पर PCl3 लिक्विड दिखेगा। तो उसके जो एंथैल्पी दी है डेल्टा H, उसमें भी 1270, इसमें भी तो 4 का भाग लगेगा ना, तभी जाके सॉल्व हो गए। तो अब पहले देखें कि क्या हमारी दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ने से हम उस अभिक्रिया को ढूंढ पाए जो हम ढूंढना चाहते थे। चलो देखें, सबसे पहले PCl3 अब जो था, PCl5 हमें वो मिल गया, ये वाला हिस्सा एक काम कर गया। PCl3 लिक्विड, PCl3 लिक्विड काट दो। देखो 6/4 मतलब कितना हुआ, 3/2 है ना, यहां कुछ नहीं लिखा है मतलब 1। तो भाई 1 + 3/2 देखो ना कितना हुआ, ये तो हो गया 5/2। तो क्या 5/2 Cl2, इन दोनों को जोड़कर 5/2 Cl2 बन गया, हाँ बन गया, ये रहा। PCl5 हमें ऐसा का ऐसा मिल गया जो हम चाहते थे। क्या यहाँ पर 1/4 P4 आ गया, बिल्कुल आ गया। तो ये वही अभिक्रिया है जो हम ढूंढ रहे थे, इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़कर हमने ये निकाला। इसका मतलब इनके एंथैल्पी को भी आपस में जोड़ेंगे तो हमें अपनी अभिक्रिया का एंथैल्पी मिल जाएगा। तो हमें करना होगा माइनस का 137 माइनस 1270/4, कुल मिलाकर इस चीज को जोड़कर हम ढूंढ पाएंगे अपना आंसर। ठीक,
तो ये बात अच्छी तरह देखना जरूरी है कि हम क्या करेंगे जिससे अपना आंसर आ सके। पहली अभिक्रिया हमें खुद लिखनी पड़ती है, जो हम चाहते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है उसको फॉलो करते हैं, है ना। दी गई अभिक्रियाओं को उनमें एडजस्ट करना, मैनिपुलेट करना जरूरी होता है, तो उनके बिना हमें इसका आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन शर्तों का ध्यान रखना, एक मोल यौगिक बनाना तत्वों से, तत्व की अवस्था उसकी प्राकृतिक अवस्था होनी चाहिए, तो ही ये आंसर सही होगा। तो उम्मीद करता हूं कि कुछ सवालों से आपको मदद मिले। मैं अपने अगले वीडियो में भी आपको फिर इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जिससे आपको मदद मिलेगी। थैंक यू।